आज हम थर्ड यूनिट के थर्ड पार्ट का अध्ययन करेंगे, क्योंकि जो सेकंड पार्ट है भाषावाद और क्षेत्रवाद उसको कंप्लीट रूप से हटा दिया है। यानी अब वह पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं है, वह उस पार्ट से प्रश्न अब नहीं आएंगे। तो हम उसका अध्ययन करा रहे थे, हमने लगभग आधा कंप्लीट कर लिया था, लेकिन अब उसको छोड़ दिया है। अब हम नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट का नाम है आतंकवाद, राजनीति का अपराधीकरण एवं भ्रष्टाचार। तो इसमें 3 टॉपिक हैं, आतंकवाद, राजनीति का अपराधीकरण एवं भ्रष्टाचार। इस पार्ट के अंदर हम तीनों टॉपिकों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आतंकवाद एक विखंडनकारी प्रवृत्ति है। विखंडन का निर्णय तोड़ने वाली प्रवृत्ति है। आतंकवाद एक विखंडनकारी प्रवृत्ति है जिसका अन्य विखंडनकारी प्रवृत्तियों जैसे सांप्रदायिकतावाद, अलगाववाद, पृथकतावाद को अलगाववाद भी बोलते हैं, से अभिन्न रूप से जुड़ी हुई है। अब ये अलगाववाद और क्षेत्रवाद, मैंने आपको क्षेत्रवाद में तो ये बताया था, क्षेत्र से राष्ट्र हितों की बजाय क्षेत्र हितों को ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है। लेकिन अलगाववाद क्या होता है? अलगाववाद क्षेत्रवाद से भी ज़्यादा बढ़ जाता है। अलगाववाद को पृथकतावाद भी बोलते हैं, जो इसमें दे रखता है पृथकतावाद। ये क्या है? देश के टुकड़े करना चाहता। अलगाववाद ऐसी प्रवृत्ति है जो क्षेत्र विशेष को अलग देश के रूप में मान्यता दिलाना चाहता। क्षेत्र विशेष को अलग देश बनाने की मांग करता है और उसके लिए हथियार भी हिंसक, यानी उसके लिए किसका मांग भी करता है और उसके लिए किसका सहारा लेता है? हिंसा का। जैसे पंजाब से खालिस्तान बनाना चाहते थे कुछ भारत के सामाजिक तत्व। पंजाब से क्या बनाना चाहते थे? खालिस्तान। पंजाब क्षेत्र से एक हिस्से को अलग करके खालिस्तान बनाते थे। खालसा के आतंकवादी खालिस्तान बनाने की मांग करते थे। तो इसलिए इसमें कहा है कि ये विखंडनकारी प्रवृत्ति है। और विखंडनकारी प्रवृत्ति कौन कौन सी है? सांप्रदायिकता, पृथकतावाद, एक दूसरे से जुड़ी हुई है। और वर्तमान समय में आतंकवाद ने विश्व शांति को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाया है और भारत इससे सर्वाधिक प्रभावित होने वाले देशों में से एक है। तो आतंकवाद को परिभाषित करना वैसे तो दुष्कर कार्य है, लेकिन फिर भी हम इसको समझने का प्रयत्न करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले तो इसका शाब्दिक अर्थ दे रखा है यहाँ पर। देखो, आतंकवाद का अंग्रेजी पर्याय क्या है? टेररिज्म। ठीक है। और इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के टेरर शब्द से हुई है और जिसका अर्थ है टू मेक ट्रेम्बल, यानी इसका अर्थ हो गया किसी को भय से कपकपाने को मजबूर करना। किसी को भय से कपकपाने के लिए मजबूर करना, यानी लोगों के मन में हिंसा यानी के माध्यम से भय भर देना, उनको डराना। इसके बाद आगे हम देखेंगे इसमें इसका अर्थ यहाँ पर और शाब्दिक अर्थ समझने के बाद इसका पर्टिकुलर अर्थ भी दे रखा है। क्या दे रखा है? कि व्यक्ति या व्यक्ति समूह जब अपनी अनुचित मांगों की पूर्ति के लिए व्यापक स्तर पर हिंसा और अशांति पर आधारित नकारात्मक प्रयत्न करता है तो उसे आतंकवाद कहा जाता है। तो ये याद कर लेंगे इसमें। पहले तो इसका शाब्दिक अर्थ हो गया। शाब्दिक अर्थ क्या हो गया? यानी आतंकवाद का आंग्ल पर्याय टेररिज्म है, जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के टेरर शब्द से हुई है। यानी अंग्रेजी में इसको टेररिज्म बोलते हैं और टेररिज्म की उत्पत्ति लैटिन भाषा के टेरर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है टू मेक ट्रेम्बल, अर्थात किसी को भय से यानी डर से कपकपाने को मजबूर कर देना। ये इसका शाब्दिक अर्थ हो गया। और इसका व्यापक अर्थ दे रखा है कि जब व्यक्ति या व्यक्ति समूह
जब जब पहले लगा सकते हो आप, जब व्यक्ति या व्यक्ति समूह अपनी, क्योंकि जब यहाँ से हटा देंगे जब, तो यहाँ लगा देंगे तो वहाँ नहीं लगाएंगे। जब व्यक्ति या व्यक्ति समूह अपनी अनुचित मांगों की पूर्ति के लिए, अनुचित मांगों की पूर्ति के लिए व्यापक स्तर पर हिंसा और अशांति पर आधारित नकारात्मक प्रयत्न करता है तो उसे आतंकवाद कहा जाता है। ये याद कर लेंगे, ये आतंकवाद का व्यापक अर्थ हो गया। अब आतंकवाद को आमतौर पर आगे अर्थ के बाद धार्मिक आधार पर समर्थन मिलता है। जैसे हम विश्व इस्लामिक आतंकवाद की बात करते हैं तो जहाँ तक मानना है इस्लाम विशेष के लोग इस प्रकार की गतिविधियों में ज़्यादा संलिप्त हैं, इसलिए कहा भी जाता है विश्वव्यापी इस्लामिक आतंकवाद, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। जातीय आधार पर, क्षेत्रीय आधार पर या नस्लीय आधार पर समर्थन मिलता है, नस्लीय आधार पर समर्थन मिलता है। किंतु ये ऐसा कहते हैं, मैंने आपको पहले बताया, किंतु यह अलोकतांत्रिक होने के कारण, लोकतांत्रिक नहीं है, अलोकतांत्रिक होने के कारण व्यापक स्तर पर लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में समर्थन प्राप्त करने में असफल रहता है। जहाँ अलोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है, जहाँ पर शक्ति के आधार पर, हिंसा के आधार पर शासन किया जाता है, वहाँ इसको समर्थन जरूर मिल सकता है। जैसे पाकिस्तान में मिलता है, अफगानिस्तान में पहले मिलता था, इराक में, सीरिया में मिलता है ISIS को, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, जो आगे आपको बताएंगे। लेकिन क्योंकि वहाँ अलोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में जरूर इसको समर्थन मिल सकता है कि वहाँ की शासन व्यवस्था भय और हिंसा और अशांति पर आधारित होती है, लेकिन लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था सहमति पर, शांति पर आधारित होती है, इसलिए वहाँ पर इसको समर्थन नहीं मिलता है। तो आतंक के प्रयोग से तात्पर्य भय पैदा करना है, क्योंकि अलोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में भय पैदा किया जाता है। प्राचीन काल में अधिनायकवादी शासन व्यवस्थाओं में भय पैदा किया जाता था, इसलिए ये वर्तमान समय के अनुकूल नहीं है। उसके बाद आगे हम बात करते हैं। यहाँ हमने अर्थ समझ लिया, अर्थ हमने आपको पहले बताया था कि ये अर्थ हो गया इसका, इसको अर्थ को याद कर लेंगे। नकारात्मक प्रयत्न करता है तो उसको क्या बोलते हैं, आतंकवाद बोलते हैं। अब आतंकवाद को किसके आधार पर समर्थन मिलता है, जातीय, धार्मिक और नस्लीय आधार पर, क्षेत्रीय आधार पर समर्थन मिल सकता है। अब एक विद्वान है ओ डिमरेस ने लिखा है कि आतंकवाद एक विभ्रम है, यह एक मनोवैज्ञानिक हमला है, इसका लक्ष्य भी मनोवैज्ञानिक परिणाम प्राप्त करना होता है। ये मनोवैज्ञानिक हमला है क्योंकि मैंने आपको पहले बताया ये लोगों के मन में भय उत्पन्न करता है, साइकोलॉजी रूप से लोगों को डराता है। और हिंसा की नाटकीय प्रस्तुति व उन्नति व प्रसिद्ध आतंकवाद की मुख्य प्रकृति क्या है, यानी इसको नाटक के रूप से कभी भी कहीं भी अंजाम दिया जा सकता है, जैसे भीड़ भरी जगहों पर, रेलवे स्टेशन पर, सिनेमा हॉल, स्कूल में। आगे हम देखेंगे पाकिस्तान स्कूल में कितने बच्चों को मौत के घाट उतार दिया गया 2014 में, वो सारे इसमें दे रखा है। और अभी मैं आपको बता भी सकता हूँ, यहाँ पर दे रखा है, ये देखो, यहाँ देखो नाटकीय प्रवृत्ति कैसे होती है इसके। देखो पाकिस्तान में वर्ष 2014 में स्कूल में घुसकर मासूम बच्चों पर अंधाधुंध गोलीबारी करके 132 बच्चों को मौत के घाट उतार दिया गया। खून से भीग गए बच्चों के बस्ते, पानी की बोतलें, जूते, खाने के टिफिन बताते हैं कि आतंकवाद मूलतः मानवता के विरुद्ध अपराध है। तो ये यानी 132 बच्चों को मौत के घाट आर्मी स्कूल में, पाकिस्तान में। तो इसलिए इसमें कहा गया है कि ये क्या है कि ये हिंसा की नाटकीय प्रस्तुति होती है, इसकी नाटकीय रूप से इसको प्रस्तुत किया जाता है। और उन्नति यानी नाटकीय रूप से उन्नति, जो ये लक्ष्य चाहते हैं, जो लक्ष्य इन्होंने निर्धारित कर रखे हैं, उनको प्राप्त करना चाहता है। सामान्य आगे दे रखा, सामान्य अर्थ में किसी भी तरह से भय उत्पन्न करने की विधि को आतंकवाद की संज्ञा दी जा सकती है। अब इसमें एक आंदोलन कब दे रखा है, देखो आंदोलन का अर्थ भी दे रखा है, जब एक व्यक्ति समूह अपनी उचित मांगों के लिए
पूर्ति के लिए शांतिपूर्वक और अहिंसक ढंग से सकारात्मक प्रयत्न करता है तो इसे आंदोलन कहा जाता है। और इसका बिल्कुल उल्ट, जब एक व्यक्ति या व्यक्ति समूह अपनी उचित मांगों के लिए शांति पर आधारित अहिंसात्मक ढंग से सकारात्मक प्रयत्न करता है तो इसको आंदोलन कहते हैं। और यही जब एक व्यक्ति या व्यक्ति समूह अपनी अनुचित मांगों के लिए अशांति और अहिंसा पर आधारित नकारात्मक प्रयत्न करता है तो उसे क्या कहते हैं? आतंकवाद कहते हैं। ये दे रखा नीचे। तो हमने इसका अर्थ पढ़ लिया। तो हमने अभी तक पढ़ा कि आतंकवाद एक विखंडनकारी प्रवृत्ति है और इसका अन्य विखंडनकारी प्रवृत्तियों जैसे सांप्रदायिकतावाद, अलगाववाद इससे घनिष्ठ संबंध है, इससे अभिन्न रूप से जुड़ी हुई है। और आतंकवाद ने विश्व शांति को सबसे ज़्यादा खतरा पहुंचाया है। भारत इसका सर्वाधिक भुक्तभोगी देश है क्योंकि पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद जो जम्मू कश्मीर में भारत के विभिन्न भागों में है उससे भारत सर्वाधिक पीड़ित है। तो आतंकवाद का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? आतंकवाद का शाब्दिक अर्थ हुआ कि आतंकवाद को अंग्रेजी में टेररिज्म कहते हैं और इसकी उत्पत्ति, टेररिज्म शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के टेरर शब्द से हुई है जिसका अर्थ है टू मेक ट्रेम्बल, यानी किसी को भय से कपकपाने के लिए मजबूर करना। तो ये एक मनोवैज्ञानिक हमला है और इसका लक्ष्य भी मनोवैज्ञानिक होता है। और फिर मैंने आपको आगे बताया कि जब एक व्यक्ति या व्यक्ति समूह अपनी अनुचित मांगों की पूर्ति के लिए व्यापक स्तर पर हिंसा और अशांति पर आधारित नकारात्मक प्रयत्न करता है तो उसे आतंकवाद कहा जाता है। और आतंकवाद को आमतौर पर जातीय, धार्मिक, क्षेत्रीय आधार, नस्लीय आधार पर समर्थन मिलता है और इसको विशेषकर से अलोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में, अधिनायकवादी शासन व्यवस्थाओं में जो हिंसा के आधार पर कार्य करते हैं वहाँ पर ज़्यादा समर्थन मिलता है, इसलिए ये अलोकतांत्रिक है। लोकतांत्रिक देशों जो जन सहमति पर आधारित शासन व्यवस्था है उसमें इनको समर्थन नहीं मिलता है। अब हम बात करेंगे तो इन आतंकवादियों का जो आगे हम देखेंगे, आतंकवादियों का मुख्य लक्ष्य है, आतंकवादियों का मुख्य लक्ष्य देखेंगे वर्तमान या विधि संगत शासन को अपदस्थ करके सत्ता हथियाना होता है। यानी ये जो लोगों के द्वारा निर्वाचित सरकार है उसको हटा करके, किसके आधार पर? हिंसा के आधार पर हटा करके, यानी उनकी हत्या करके किसी प्रकार से उनको सत्ता से हटाकर खुद सत्ता हथियाना होता है। ये इसका लक्ष्य होता है मेन। तो ये लक्ष्य भी आप देख लेंगे, आतंकवाद का लक्ष्य क्या है। आतंकवाद विश्व की सबसे खतरनाक हिंसक मनोवैज्ञानिक युद्ध प्रणाली है, सबसे खतरनाक। आतंकवाद एक तरह से संक्रामक बीमारी है जो एक से दूसरे को लग जाती है। आतंकवाद के वास्तविक भौतिक प्रभाव से कहीं अधिक इसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव है। शीत युद्ध की समाप्ति हो गई 1990-91 में कि जब विश्व की दूसरी महाशक्ति समाप्त हो गई थी। शीत युद्ध किसको बोलते हैं? मनोवैज्ञानिक युद्ध को। और शीत युद्ध के बारे में मैंने आपको बताया नहीं, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि विश्व में 2 महाशक्तियाँ थी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व में 2 महाशक्तियों का उदय हुआ। एक महाशक्ति का नाम था संयुक्त राज्य अमेरिका, USA, और दूसरी महाशक्ति का नाम था USSR यानी समाजवादी सोवियत गणराज्य। इसको सोवियत संघ और इसको अमेरिका। अभी अमेरिका कौन सी, क्योंकि आपको होता है द्वितीय विश्व युद्ध में आपको होता है अमेरिका ने परमाणु बम का प्रयोग किया और उससे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। तो अब दोनों महाशक्तियों के पास बहुत ज़्यादा परमाणु हथियार है, इसलिए आमने सामने तो युद्ध हो नहीं सकता। तो ये इन्होंने इनके मध्य शीत युद्ध चला। शीत युद्ध को क्या बोलते हैं? मनोवैज्ञानिक युद्ध। क्या बोलेंगे? मनोवैज्ञानिक युद्ध, यानी विचारों का युद्ध। इसको क्या बोलेंगे? विचारों का युद्ध बोलेंगे। विचारों का युद्ध कैसे बोलेंगे इसको? देखो कि अमेरिका है जो पूंजीवाद का समर्थन करती है, पूंजीवादी विचारधारा का, यानी निजी संपत्ति के आधार पर।
और ये समाजवाद का समर्थन करती है। अब इन दोनों विचारधाराओं की श्रेष्ठता को साबित करने के लिए, यानी विचारधाराओं की श्रेष्ठता साबित करने के लिए, विचारधाराओं की श्रेष्ठता साबित करने के लिए इन दोनों महाशक्तियों के मध्य क्या हुआ? वैचारिक युद्ध हुआ। वैचारिक युद्ध यानी विचारों का युद्ध। और इस वैचारिक युद्ध को शीत युद्ध के नाम से जाना जाता है, कोल्ड वार। तो शीत युद्ध समाप्त हो गया 1990-91 में, क्योंकि दूसरी महाशक्ति सोवियत संघ यूएसएसआर वो समाप्त हो गया था 25 दिसंबर 1991 को। इसलिए दोनों महाशक्ति जो शीत युद्ध चल रहा था, एक महाशक्ति की समाप्ति से शीत युद्ध भी समाप्त हो गया। लेकिन पहले शीत युद्ध सबसे बड़ा खतरा था, और लेकिन शीत युद्ध की समाप्ति के बाद विश्व के लिए आतंकवाद सबसे बड़ा खतरा बन गया है। आतंकवाद उन नवीन संस्कारों में शामिल है जिसमें आणविक, जैविक और रासायनिक हथियारों का प्रयोग सामूहिक विनाश की आशंका बनी हुई है। और व्यवहार में आतंकवाद कई बार गरीब का शक्तिशाली के विरुद्ध हथियार बन जाता है। तो कभी धर्म की सत्ता और धर्म की रक्षा का हथियार बन जाता है। गरीब व्यक्तियों को इसके लिए आतंकवादी खरीद लेते हैं, विशेषकर पाकिस्तान में यही होता है, और उनको साइकोलॉजिक रूप से आतंकवादी बना दिया जाता है, मनोवैज्ञानिक रूप से। अब इस किताब ने दे रखा, लेकिन हम एक दो विशेषता देख सकते हैं इसकी कि आतंकवाद की क्या विशेषता हो सकती है। तो आतंकवाद सबसे पहले हमने देखा, एक दो विशेषता देखेंगे। ये राज्य समाज, पहली विशेषता ये क्या है, इसकी विशेषताओं में हम देखें तो विशेषताएं, आतंकवाद की कुछ विशेषताएं हम लिख सकते हैं। सबसे पहले इसकी ये आतंकवाद है, ये राज्य एवं समाज के विरुद्ध होता है। दूसरा, ये समूची इसको इसमें ही आप ये भी कह सकते हो ये मानवता का शत्रु है। मानवता का शत्रु है, मानवता का सबसे बड़ा शत्रु है। न इसकी कोई जाति होती है, ना कोई इसका धर्म होता है, ना कोई इसका देश होता है, ना कोई समाज होता है। ये दूसरी विशेषता हो गई। इसके अलावा इसका उद्देश्य राजनीतिक होता है। इसका उद्देश्य क्या होता है? राजनीतिक। जैसे भी आपको बताया, इसका उद्देश्य होता है राजनीतिक, कि निर्वाचित सत्ता को अपदस्थ करना और सत्ता हासिल कराना भी हो सकता है। जैसे आपको बताया, विधि संगत शासन को अपदस्थ करके सत्ता हथियाना होता है। तो ये भी इसका उद्देश्य होता है। और ये हिंसक होता है। ये क्या होता है? हिंसक होता है। और इसके द्वारा हिंसात्मक कार्रवाई तर्कसंगत नहीं होती। इसकी जो चौथा है, इसके द्वारा की गई हिंसात्मक कार्यवाही तर्कसंगत नहीं होती। ये हिंसा का प्रयोग अवश्य करते हैं, लेकिन वो तर्कसंगत नहीं होती है। तो 3-4 विशेषता हम इसकी देख सकते हैं। इसके अलावा इसका उद्देश्य, हमने एक उद्देश्य देख लिया जो प्रमुख उद्देश्य था, और भी बहुत सारे उद्देश्य हो सकते हैं, लेकिन प्रमुख उद्देश्य मैंने आपको लक्ष्य इसका बता दिया कि इसका प्रमुख लक्ष्य होता है विधि संगत या निर्वाचित सत्ता को अपदस्थ करके सत्ता हथियाना।
ये इसका प्रमुख उद्देश्य होता है। अब जैसा कि हमने अभी पहले बताया था कि आतंकवाद को समर्थन किसके आधार पर मिलता है? धार्मिक आधार पर। तो उसी प्रकार का एक प्रश्न आपको हम देखेंगे धार्मिक आधार पर, जिसको आगे हम देखेंगे इस्लामिक आतंकवाद। अब इस्लामिक आतंकवाद कि इस्लाम धर्म के मानने वाले कट्टर समर्थक, यानी आतंकवादी जो गतिविधियों को ज़्यादा अंजाम देते हैं, इसलिए इसको इस्लामिक आतंकवाद भी विश्वव्यापी यानी विश्व स्तर पर जितने भी आतंकवाद की घटनाएं हैं, बड़ी बड़ी घटनाएं, उसको किसी न किसी रूप से इस्लाम धर्म के मानने वाले लोगों ने अंजाम दिया है। चाहे हम वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के हमला करें, अमेरिका का 9/11 का घटना की हम बात करें, चाहे भारत में हम बम्बई हमले की बात करें, जयपुर में सिलसिलेवार बम विस्फोट की हम बात करें, ठीक है ना, और चाहे आप अमेरिका में के साथ ब्रिटेन में कई बार घटना हुई, फ्रांस में हुई, ठीक है ना। तो इन देशों में जितनी भी आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दिया है वो सब इस्लाम धर्म के मानने वाले लोगों ने दिया है। अब एक है 9/11 की घटना। तो सबसे पहले इसको समझो 9/11। ये 9/11 की घटना आपको पता है एक अलगाववादी संगठन था जिसका नाम था अल-कायदा। अल-कायदा और उसका हेड कौन था इस अल-कायदा? ओसामा बिन लादेन। ओसामा बिन लादेन। अफगानिस्तान में एक जगह पड़ती तालिबान, तो तालिबान में इसका मुख्य अड्डा था और ये आतंकवादी संगठन था और इसका प्रमुख था ओसामा बिन लादेन। तो ओसामा बिन लादेन के आतंकवादियों ने, आपको एक बात और बता दूं, तो ये इस 9/11 की घटना में ओसामा बिन लादेन के अल-कायदा नामक आतंकवादी संगठन का हाथ था, इसने जिम्मेदारी ली थी। अब ये अमेरिका में घटना हुई थी 9/11 11 सितंबर को हुई थी, लेकिन अमेरिका में क्या करते हैं, अपने भारत में तो लिखते हैं जैसे 2001 की घटना है, आप भारत में तो क्या लिखेंगे, तारीख पहले लिखते हैं, उसके बाद क्या लिखते हैं, महीना लिखते हैं, और उसके बाद क्या लिखते हैं, सन लिखते हैं। तो ये तारीख थी 11 सितंबर 2001 को। तो अमेरिका में क्या लिखते हैं, महीना पहले लिखते हैं। अमेरिका में क्या लिखते हैं, महीना पहले लिखते हैं, उसके बाद क्या लिखते हैं, डेट लिखते हैं, और उसके बाद क्या लिखते हैं, सन लिखते हैं, ठीक है ना। तो अमेरिका में क्या लिखेंगे इसको, 9/11/2001। तो अमेरिका में ये आतंकवादी हमला हुआ था 9 सितंबर को, सॉरी 11 सितंबर को हुआ था। कितने सितंबर को हुआ था, 11 सितंबर को। लेकिन वहाँ पर महीना पहले लिखते हैं, अमेरिका में क्या लिखते हैं, महीना पहले लिखते हैं, इसलिए 9/11 की घटना। अब हमने अपने यहाँ पर बोलेंगे, जैसे अपने हुआ 26 दिसंबर को घटना हुई थी, तो अपने 26/12 बोलेंगे, लेकिन वहाँ 9/11 बोलते हैं क्योंकि वहाँ पर महीने को पहले बोलते हैं। तो अलकायदा के आतंकवादियों ने, आपको पता है कि 4 व्यावसायिक विमानों पर कब्जा कर लिया, या इनको हाईजैक कर लिया। 4 विमानों को, कितने विमानों को, आतंकवादियों ने 4 विमानों को, अलकायदा के आतंकवादियों ने 4 विमानों को हाईजैक कर लिया, 4 विमानों को का अपहरण कर लिया। कब कर लिया, यानी 11 सितंबर को, 11/9/2001 भारत के हिसाब से, और अमेरिका के हिसाब से 9/11/2001।
तो हम अमेरिका का पढ़ रहे हैं, तो अमेरिका की बात करेंगे। 9/11 को कर लिया 4 विमानों का अपहरण। अब 4 विमानों में से आपको पता है कि चारों अमेरिका की बिल्डिंग है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, जो विश्व की सबसे ऊंची बिल्डिंग थी, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। तो एक विमान तो उत्तरी टावर यानी उसके उत्तरी टावर से टकराया, उसको नष्ट कर दिया। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर उत्तरी टावर से टकराया। और दूसरा कौन से टकराया? दक्षिण टावर से। दक्षिण टावर को नष्ट कर दिया। तीसरा विमान आपको होता है अमेरिका के, जो आपको होता है पेंटागन। यहाँ पर एक पेंटागन पड़ता है जिसमें अमेरिका का रक्षा मुख्यालय है, उससे टकराया। तो 2 विमान टकरा दिए, उनको नष्ट कर दिया। और तीसरा जो विमान है, 4 विमानों का अपहरण किया था, तीसरा विमान पेंटागन से टकराया, उसको नष्ट कर दिया। और चौथा विमान जो अमेरिका की जो कांग्रेस की बिल्डिंग थी यानी संसद की बिल्डिंग थी, उससे टकराना था, लेकिन वे दिशा भटक गया और वे नष्ट हो गया, कहीं पेंसिल्वेनिया के खेत में जाकर नष्ट हो गया। तो इस प्रकार अमेरिका में इस घटना को आतंकवादी घटना बोलते हैं, जिसको 9/11 की घटना बोलते हैं। तो ये घटना कब हुई थी? वहाँ पर 9 सितंबर, तारीख थी 11 और साल थी 2001 का साल था। यानी आज से कितने साल पहले? 19 साल पहले। 2020 चल रही है, तो 19 साल पहले ये घटना घटित हुई थी। तो इसको 9/11 की घटना बोलते हैं। इसमें अमेरिका के लगभग 3,000 नागरिक मारे गए। और इसकी जिम्मेदारी अल-कायदा नामक आतंकवादी संगठन ने ली। अल-कायदा नामक आतंकवादी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी ली। संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी ली। इस अल-कायदा का हेड कौन था? मैंने आपको पहले बता दिया। अल-कायदा का प्रमुख था ओसामा बिन लादेन। उसके बाद अमेरिका ने, उस समय अमेरिका में जो राष्ट्रपति थे वो जॉर्ज डब्ल्यू बुश थे। राष्ट्रपति कौन थे? जॉर्ज डब्ल्यू बुश। ये अमेरिका के राष्ट्रपति थे इस समय। इसके बाद अमेरिका ने आतंकवाद के विरुद्ध कौन सा अभियान चलाया? इसकी घटना के बाद अमेरिका ने आतंकवाद के विरुद्ध विश्वव्यापी युद्ध चलाया, और जिसमें अल-कायदा को पूरी तरह से तहस-नहस कर दिया, नष्ट कर दिया। और इसका जो हेड था ओसामा बिन लादेन, ये पाकिस्तान में आकर छिप गया था, और कई साल बाद इसको भी वहाँ एक सैनिक कार्रवाई में इसको भी मार दिया गया। यानी अल-कायदा को पूरी तरह से
नष्ट कर दिया गया। तो ये अमेरिका के ऊपर सबसे बड़ा आतंकवादी हमला था। ठीक है, बाकी अगले वीडियो में।